एक ऐसा देश जिसकी जनसंख्या 2.2 करोड़ के आसपास की है, एक ऐसा देश जहां पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया, वो कैसे डाउनफॉल कर गया। जहां पर एक प्रकार की डेमोक्रेसी है, जहां पर चुनाव होते हैं, और वो देश कैसे उसका डाउनफॉल हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं रजत सिंह भारती। आज हम बात करेंगे कि श्रीलंका का डाउनफॉल कैसे हुआ, कैसे वो ऐसी क्राइसिस वाली सिचुएशन में आया कि वहां पर जो लोग हैं सड़कों पर आ गए, आंदोलन करने लगे, बहुत सारे नेताओं के घर जला दिए, बहुत सारे नेताओं की गाड़ियों को फूंक दिया, गाड़ियों को जब्ती बना दिया, नेताओं के घरों को जब्ती बना दिया, और प्रधानमंत्री तक को भागना पड़ा। ऐसे भी सांसद हैं जो कि सुसाइड कर लिया, आत्महत्या करना पड़ा जिनको। ऐसे भी सांसद हैं जिन्होंने मास रेजिग्नेशन दिया। इसके कारण यदि हम देखेंगे तो सबसे पहले यदि हम इतिहास की बात करें तो दो ऐसे लोग थे जिनको एक प्रकार से नेता नगनी में हीरो बना दिया गया था, महिंद्र राजपक्षा और उनके भाई गोडबया राजपक्षा। जी हाँ, ये दोनों जो नेता हैं, इन दोनों नेताओं को 2009 के समय पे एक प्रकार से हीरोइज्म का टैग लग चुका था। जैसे कि भारत देश में भी ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनको लोग भगवान मान लेते हैं, या फिर एक प्रकार से इतना आइडल मान लेते हैं कि उसकी भक्ति में लीन हो जाते हैं। वैसे ही जो श्रीलंका है, श्रीलंका देश के भी जो प्रधानमंत्री थे, उनके भी ऐसे सपोर्टर हुआ करते थे जो कि उनकी हर नीतियों का सपोर्ट करते थे, खुलकर सपोर्ट करते थे, चाहे वो नीति गलत हो, चाहे उस नीतियों का जो रिजल्ट हो वो डाउनफॉल में आ रहा हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज की डेट में जो प्रधानमंत्री हैं वो भाग चुके हैं अपने देश छोड़कर। ये बहुत ही गंभीर और ये सोचने योग्य बात है, और कितनी घटिया बात है कि एक देश का जो प्रधानमंत्री है उसको भागना पड़ा अपने ही देश को छोड़कर। इसका कारण ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत सारे डिसीजन लिए उन्होंने। जो श्रीलंका है अभी 2021 की यदि हम बात करें तो श्रीलंका की जो जीडीपी है उसका वो जीडीपी पूरी की पूरी यानी कि 101% जो उसका जीडीपी है वो फॉरेन डेप्थ है, यानी कि जो कर्ज है वो जीडीपी के बराबर लगभग आ चुका है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस प्रधानमंत्री ने क्या किया कि जो टैक्स का स्लैब था वो टैक्स का स्लैब अचानक से कम कर दिया, 15% से सीधा 8% कर दिया, जिससे कि जो सरकार है, श्रीलंका की सरकार को रिवेन्यू का लॉस होने लग गया। और जब रिवेन्यू का लॉस होने लग गया तो उस देश में महंगाई बढ़ने लग गई। ये क्यों हुआ? क्योंकि किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन को लेने से पहले एडवाइजर का एडवाइस लेना जरूरी होता है, लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी नेता होते हैं जो कि बिना एडवाइस के अपने ही डिसीजन से तानाशाही रूप से अपना डिसीजन सुना देते हैं, और वही डिसीजन को सारे लोग को मान लेना पड़ता है। एक प्रकार की तानाशाही है, दिखती जरूर है डेमोक्रेसी, लेकिन एक प्रकार की ये तानाशाही है कि जब मन में आया कि टैक्स को कम कर दिया, टैक्स को कम करने के बाद इन्फ्लेशन बढ़ गया तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो उसकी सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक ने और नोट छापने चालू कर दिए, जिससे कि महंगाई और बढ़ गई। ये सब बिना एडवाइजरी के होता है दोस्तों। यदि हम सोशल कॉज की हम बात करें तो सोशल कॉज में जो बिजली है वो पावर कट्स होने लग गई थी, 8-10 घंटे जो बिजली है वो बिजली में कमी होने लग गई। जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो बढ़ने लग गए थे, जो पेट्रोल डीजल ये सब के जो दाम हैं वो बढ़ने लग गए, उनकी भी शॉर्टेज होने लग गई। खाने पीने के जो आइटम है, एसेंशियल्स आइटम है, उनकी भी शॉर्टेज होने लग गई, जिससे कि दाम इतना बढ़ गया कि शक्कर का भी जो दाम है वो 300 रुपए किलो के आसपास पहुंच गया। सिलेंडर का जो दाम है वो 7,000-8,000 रुपए का एक सिलेंडर आने लग गया। इस तरह से देश को चलाया गया। फाइनेंशियल कॉस्ट की हम बात करें तो इसका जो टैक्स है 101% फॉरेन डेप्थ में आ गया सीधा। बहुत सारे कॉजेस थे इसके, जिसकी वजह से एक सोसाइटी में सोशल अनरेस्ट हुआ, जिसकी वजह से किसान हो चाहे मजदूर हो, चाहे एक्चुअल में उधर तो किसान ज्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी जो किसान थे, वो टूरिस्ट बेस्ड कंट्री है, लेकिन फिर भी जो वहां के किसान थे उनको, किसानों का जो सरकार ने क्या किया कि बैन कर दिया, जो फर्टिलाइजर होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर को अचानक से बैन कर दिया बिना किसी एडवाइजरी के, और केवल ये बोला कि अब हम केवल और केवल ऑर्गेनिक प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन इससे हुआ क्या दोस्तों कि जो श्रीलंका है वो चाय का प्रोडक्शन में बहुत माहिर था, उससे उसको फायदा होता था, चाय का प्रोडक्शन में कमी आ गई, जिससे कि श्रीलंका को $425 मिलियन का नुकसान झेलना पड़ा। और इसी तरीके से राइस का भी कल्टीवेशन करते थे, राइस को भी, चावल को भी उपजाते थे, चावल भी 20% वो कम हो गया।
और श्रीलंका जो था वो चावल में सेल्फ सफिशिएंट हुआ करता था, यानी कि जितना चावल उसको चाहिए था उतने चावल की उपज होती थी श्रीलंका में। लेकिन ये डिसीजन की वजह से श्रीलंका में चावल की उपज कम हुई, जिसकी वजह से चावल को आयात करना पड़ा श्रीलंका को। $450 बिलियन का आयात हुआ। दोस्तों, ऐसे ही क्राइसिस सिचुएशन में पहुंचाया गया श्रीलंका को, ये जानबूझकर पहुंचाया गया। करप्शन इतना, नेपोटिज्म ऐसा पहुंचा हुआ था, करप्शन इतना लोगों के पास। हम भी देख पाते हैं, भारत में भी ऐसे कई लोग हैं, कई ऐसे नेता हैं जो जब चुनाव लड़ते हैं उनके पास केवल 1 लाख या 2 लाख रुपए होते हैं, या फिर अगर उनके फाइनेंशियल एसेट की बात करें तो 10 लाख या 15 लाख से ज्यादा उनका फाइनेंशियल एसेट नहीं होता। लेकिन जब ये चुनाव लड़कर जीत जाते हैं तो केवल 5 साल में जो इनकी जो एसेट है इसकी वैल्यू करोड़ों में हो जाती है। ये कैसे हो जा रही है? ये श्रीलंका के लोगों ने समझ गए। ये श्रीलंका के लोगों ने समझा कि जो नेता हैं ये कैसे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। पैसा होते हुए भी सरकार लूट रही है आम जनता को। किस प्रकार से लूट रही है ये जो श्रीलंका की जनता है उसको पता चल गया, जिसकी वजह से ये आंदोलन खड़े हुआ। और दोस्तों, ये आंदोलन केवल एक दिन में नहीं खड़ा किया गया। 15 मार्च से यह आंदोलन शुरू हुआ और अलग अलग देशों में जो श्रीलंका के रहवासी थे उन लोगों ने मिलकर यह आंदोलन किया। और किसी पार्टी ने आंदोलन नहीं किया, ये आम जनता ने आंदोलन किया। जो वहां के जो फिशरमैन है, जो मछली पकड़ते हैं, जो वहां के ड्राइवर होते हैं, जो वहां के जो आम जनता है, वो लोग, जो स्टूडेंट हैं, ऐसे लोग, जो प्रोफेसर हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी के, ऐसे लोगों ने उसमें भाग लिया। हालांकि हाँ, ये बात है कि इंजुरीज हुई, 7-8 लोग उसमें मारे भी गए, 200 से ज्यादा लोग को इंजुरी हुई, 600 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए। लेकिन उसके बाद भी वो लोग अपने प्रधानमंत्री को देश से भगाने में भी सफल हुए। और ऐसे ही वो लोग दूसरी मांग ये कर रहे हैं कि राष्ट्रपति भी वो देश छोड़ दे। ये ऐसी सिचुएशन क्यों आई, इसके पीछे यदि कारण हम जानेंगे तो सेम सिचुएशन जैसा कि हम आज की डेट में भारत में देख पा रहे हैं, सेम सिचुएशन श्रीलंका में भी हो रही थी। और ये ऐसा नहीं है कि श्रीलंका केवल एक दिन में ही ऐसा हो गया या भारत केवल एक दिन में ऐसा हो जाएगा। भारत के भी अगर आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति को हम समझेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि भारत देश का डाउनफॉल होता जा रहा है। और यदि इन सबको रोका नहीं गया तो ये देश भी जैसा श्रीलंका में सिचुएशन आई वैसी भारत देश में भी सिचुएशन आएगी। तो मेरा आपसे आग्रह है कि इस सिचुएशन को आने से रोकें, अपनी सरकार से सवाल करें क्योंकि देशभक्ति केवल ये नहीं होती कि सरकार के प्रति देश को कुछ गलत ना करना। देशभक्ति ये भी होती है कि आम आदमी जो रहे वो अपने सरकार से सवाल करे, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोगों से चुना गया नेता ही सरकार बनाता है, तो लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने सरकार से सवाल करें। और ऐसे लोग जो सरकार से जो सवाल कर रहे हैं उनके विरोध में जो लोग आ रहे हैं, जो लोग भक्ति कर रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं उनको खाकी चड्डी गैंग जिसको बोला जाता है, ऐसे लोगों को नकार दें। दोस्तों, ये लोग आपके काम नहीं आने वाले। ये लोग उसी लाइन में लगे रहेंगे जिस लाइन में आज की डेट में श्रीलंका में जो राजपक्षे के सपोर्टर लगे हैं। ये आज भी ऐसे आंदोलनकारियों को मार रहे हैं, सड़कों पर आकर गालियां दे रहे हैं। ये कल भी मिलेंगे आपको, कल भी गालियां देंगे, क्योंकि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, क्योंकि ये केवल भक्त बनाए जा चुके हैं, इनके पास दिमाग अपना खुद का नहीं रहा। तो इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि राजनीति में ध्यान दीजिए, अपने देश का जो सिचुएशन चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए और सरकार से सवाल करिए, सवाल खड़े करिए, सरकार को मजबूर करिए कि इन सब चीजों पर, इन सब मुद्दों पर सामने आए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, लेकिन मन की बात की जब बात आती है तो सबसे पहले आ जाते हैं कि मन की बात हम करेंगे। अरे लोगों के मन की बात करिए, आपके मन की बात अब नहीं सुननी। 2014 से हम मन की बात सुनते हुए आ रहे हैं, आज की डेट में लोगों के मन की बात सुनने की जरूरत है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।